हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। Our today's topic is patent law of intellectual property rights law. पेटेंट लॉ में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इंफ्रिंजमेंट, ये दो ही टॉपिक से जनरली पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको वो प्रोसीजर याद रखने में आसानी होगी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, कितने टाइप के पेटेंट एप्लीकेशन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन माइंड इज हब ऑफ क्रिएटिविटी और इन्हीं क्रिएटिविटीज को अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। पेटेंट इज वन ऑफ देम। पेटेंट के थ्रू मोनोपोलिस्टिक राइट ग्रांट किए जाते हैं इन्वेंटर को बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये मोनोपोलिस्टिक राइट किसे दिए जाते हैं? ओनर को दिए जाते हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई न्यू इन्वेंशन किया हो। क्या मोनोपोलिस्टिक राइट दिए जाते हैं? पेटेंट के थ्रू हम उन्हें क्या क्या राइट्स देते हैं? हम उनको राइट देते हैं यू कैन मेक, यू कैन यूज, यू कैन मैन्युफैक्चर और यू कैन मार्केट योर इन्वेंशन। तो ये सभी मोनोपोलिस्टिक राइट यानी एक्सक्लूसिव राइट्स पेटेंट होल्डर न्यू इन्वेंटर को दिए जाते हैं कि उस इन्वेंशन को वो पर्सन बना सकता है, यूज कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है और उसको मार्केट में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करा सकता है और उसका जो प्रॉफिट है वो ऑब्टेन कर सकता है। प्रोवाइडेड, अब इसके कंडीशंस क्या है कि वो जो इन्वेंशन है वो पेटेंट एक्ट में जो भी क्राइटेरियाज कंडीशंस बताए गए हैं उन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल होना चाहिए जब भी उस इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट किया जाएगा। और ये जो पेटेंट है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। Patent is granted to the owner of the patent when his or her invention satisfies the condition. पेटेंट जब भी मिलेगी इन्वेंशन को जब आपका इन्वेंशन जो वो पेटेंटेबल हो, है ना। पेटेंट के लिए पेटेंट के काबिल भी तो होना चाहिए, पेटेंट के लायक भी होना चाहिए। तो कोई जो आप इन्वेंशन है वो पेटेंटेबिलिटी उसमें है या नहीं है, इसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए 3 कंडीशंस बताए गए हैं जिन्हें चेक करना होता है कि क्या जो इन्वेंशन है उसमें नोवेल्टी है, देयर इज समथिंग न्यू इन द इन्वेंशन। उस इन्वेंशन में कोई इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व है, कोई ऑब्वियसनेस तो नहीं है, यानी जो चीज इम्प्लाइडली लोगों को पता है आप उस चीज के लिए इन्वेंशन, उस चीज को आप इन्वेंशन बता करके उसके लिए पेटेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पेटेंट के मोनोपोली राइट उस चीज के लिए नहीं मिलेगी। देयर शुड बी सम नॉन ऑब्वियसनेस, कोई ऐसी नई क्रिएटिव चीज जो लोगों को नहीं पता है और आप उस टाइप की कोई नई चीज बना रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, तभी वो पेटेंट के लिए एप्लीकेबल है, तभी इस इन्वेंशन को हम पेटेंटेबल मानेंगे। एंड थर्ड एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कि उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज कंपल्सरी। आपने जो चीजें बनाई है उसका कुछ एप्लीकेशन, कुछ यूज है या नहीं। जब तक यूज नहीं होगा तब तक वो इट मींस वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो आपको राइट्स क्यों दूंगी अनटिल एंड अनलेस वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जो भी इन्वेंशन हो रहा है उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, कमर्शियल यूज होना चाहिए, जब भी उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस इन्वेंशन से रिलेटेड आपको मोनोपोली राइट्स दिए जाएंगे। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। यानी अगर आपने किसी भी इन्वेंशन के लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया है तो उसको चेक किया जाएगा सबसे पहले कि वो इन प्रीवियस 3 कंडीशंस में फिट हो रहा है कि नहीं। यानी कि जो इन्वेंशन है उसमें नोवेल्टी है या नहीं, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व है या नहीं, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है या नहीं। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि वो इन्वेंशन सेक्शन 3 और 4 में जो क्राइटेरियाज बताए गए हैं उनमें कहीं फॉल तो नहीं हो रहा। सेक्शन 3-4 में एक्सेप्शन बताए गए, जैसे कि कहीं आपका क्लेम फ्रिवोलस तो नहीं है, झूठा मोटा क्लेम तो आप नहीं कर रहे हो, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है आप उसी चीज को लेकर के वापस से क्लेम कर रहे हो, या फिर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्लेम कर रहे हो। किसी इलीगल चीज के लिए आप क्लेम ना करो, ठीक है, कि जस्ट नॉर्मल किसी चीज का आपने एडमिक्सचर बना दिया है, जो चीज पहले से अवेलेबल है ना, जैसे A+B ये 2 सब्सटेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने जस्ट क्या किया, ए में बी को मिक्स कर दिया और इसको AB बना दिया और आप उसको बता रहे हो कि ये मेरा इन्वेंशन है। तो जस्ट एडमिक्सचर जो है वो सिंपल चीजें जो है उसको हम इन्वेंशन नहीं मानते हैं और उसके आगे से पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है।
क्योंकि हमने इसके पहले क्या पढ़ा, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि इन्वेंटिव स्टेप कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए, आपने उसमें कुछ नया एड ऑन किया होगा, जब आप नई प्रोडक्ट बना रहे हो तभी वो पेटेंट के लिए एप्लीकेबल है। सिंपल आप दो चीजों को मिक्स कर दोगे और एक नई चीज ऑब्वियसली बन जाएगी, बट उस नई चीज को आप नई चीज के लिए आपको पेटेंट जो है वो नहीं मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी जो चीज अवेलेबल आपने उस चीज को डिस्कवर किया, ये डिस्कवर वाला पॉइंट याद रखेंगे, यही कई बार जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। डिस्कवरी यानी कि जो चीज पहले से अवेलेबल आपने उसको डिस्कवर किया, जैसे कि वाटर है, ठीक है। वाटर को आपने डिस्कवर किया कि इसको जब हम फ्रिज में रखते हैं यानी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो दिस इज अ डिस्कवरी। जो सब्सटेंस पहले से अवेलेबल है, आपने उससे रिलेटेड कोई नई इंफॉर्मेशन डिस्कवर की है, तो ये डिस्कवरी होता है, और इस डिस्कवरी के लिए जो है आपको पेटेंट नहीं मिल सकता है, ठीक है। इन्वेंशन होना चाहिए, जैसे आपने वाटर में कुछ केमिकल्स मिलाया और फिर इसके थ्रू आपने उसको पेट्रोल बना दिया, तो ये हो गया इन्वेंशन। आपने जो सब्सटेंस अवेलेबल था उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व किए और उससे कुछ आपने नई चीज बना दी, न्यू प्रोडक्ट बना दिया, तो ये अवेलेबल हो सकता है फॉर पेटेंट, लेकिन ये जो डिस्कवरी होता है वो पेटेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 एंड 4 ये दो सेक्शन है जिसमें ये क्राइटेरिया बताए गए हैं कि क्या इन्वेंशन नहीं है। तो जब भी कोई पर्सन पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो पहले ये तीन चीजें चेक की जाती है कि वो चीजें नोवेल है कि नहीं, उस पर कोई न्यू इन्वेंटिव स्टेप्स इन्वॉल्व है या नहीं, एंड थर्डली उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या नहीं। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि वो चीजें सेक्शन 3 और 4 के किसी भी कैटेगरी में तो फॉल नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ हु कैन अप्लाई, जैसे हमने कॉपीराइट में देखा है कि ये सुओ मोटो क्लेम हो जाता है कॉपीराइट में, जैसे ही आपने कोई बुक लिखी, यू बिकम द ऑथर, और उस बुक पर आपका मोनोपोली राइट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। बट पेटेंट इज नॉट लाइक दैट, पेटेंट में कोई भी सुओ मोटो क्लेम नहीं है। अगर किसी इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट चाहिए तो यू हैव टू क्लेम इट, ओके। सुओ मोटो क्लेम पेटेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ हु कैन अप्लाई, कौन एंटाइटल है पेटेंट के लिए, तो द वैलिड एंड द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द इन्वेंशन, वेरी क्लियर एंड वेरी वैलिड पॉइंट कि जो जिसने पहले इन्वेंट की है, जो वैलिड और लीगल इन्वेंटर है उसे ही पेटेंट जो है वो मिलेगा। सेकंड एसाइनी, जो ओरिजिनल क्रिएटर है, ठीक है, जो ओरिजिनल इन्वेंटर है, अगर उसने अपने राइट्स किसी पर्सन को असाइन कर दिए हैं तो वो जो असाइनी है वो इन्वेंटर के बिहाफ में पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 6 में बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन जो है वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैटर को पहले अच्छे से समझेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है पेटेंट के लिए, तो पेटेंट के लिए सबसे पहला जो इन्वेंटर है वो खुद अप्लाई कर सकता है। सेकेंडली पेटेंट ने अपना, जो इन्वेंटर है उसने अपना राइट अगर किसी पर्सन को असाइन किया है तो वो असाइनी पेटेंट के इन्वेंटर के बिहाफ में पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। थर्ड, लेजिटिमेट एजेंट ऑफ एनी डिजीज इंडिविजुअल हु इज प्रोसीडिंग हिज डिमांड, अगर कोई लेजिटिमेट एजेंट है उस इंडिविजुअल की जिसने क्रिएट करा है, उसका जो प्रीसीडिंग लेजिटिमेट एजेंट है उसकी डेथ के बाद में, he is also liable to apply for patent on the behalf of the true inventor. अब सेक्शन 6 फर्दर ये कहता है कि इट कैन बी डन आइदर अलोन और म्यूचुअली विद सम अदर इंडिविजुअल्स, जरूरी नहीं कि सिंगल बंदा जो है वो ही अप्लाई करेगा, इट कैन बी अप्लाइड जॉइंटली ऑल्सो, ठीक है। एक से ज्यादा लोग जॉइंटली भी एक ही पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दो तीन लोगों ने मिलकर कोई चीज बनाई हो तो तीनों ऑल टुगेदर जो है वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 6 हमारा बताता है कि कौन अप्लाई कर सकता है फॉर पेटेंट। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर, अब पेटेंट के लिए अप्लाई करने के बाद किस किस प्रोसीजर को पास करते हुए जो हमारा पेटेंट है वो फाइनली ग्रांट किया जाता है। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन, क्लेम करना है, जैसे हमने देखा कि पेटेंट जो सुओ मोटो नहीं होता है, हमें इसके लिए क्लेम करना होता है। तो क्लेम हम कैसे करेंगे, अपना एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो हियर एप्लीकेशन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा प्रोविजनल एप्लीकेशन और इसके बाद होता है हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन। डिफरेंस समझेंगे, प्रोविजनल इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट, ठीक है, रफ वर्क, आपने सोचा है कि हम कोई चीज बनाएंगे तो उसका आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, ड्राफ्ट वर्क बनाते हो, रफ वर्क बनाते हो, आपको एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि आप क्या चीज जो है वो बना रहे हो, किस किस मेथड को यूज करके बनाओगे। तो जो ड्राफ्ट होता है
उसे हम कहते हैं प्रोविजनल एप्लीकेशन। प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करने के 12 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन देना होता है। प्रोविजनल एप्लीकेशन में आपने ड्राफ्ट बना लिया, उसके बाद वही तो फाइनल नहीं होता ना, उसमें कुछ स्टेप्स को ऐड करते हैं, कुछ स्टेप्स को माइनस करते हैं, उसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस करते हैं जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन है ये आपको फाइल करना होता है प्रोविजनल एप्लीकेशन के 12 मंथ्स 1 ईयर के अंदर। ना क्या जरूरत है प्रोविजनल एप्लीकेशन की? हम डायरेक्टली कंप्लीट एप्लीकेशन भी तो दे सकते हैं, हम पहले ड्राफ्ट क्यों दें? क्वेश्चन ये राइज हो सकता है ना कि हम प्रोविजनल एप्लीकेशन देने की क्या ही जरूरत है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना प्रॉपर सही जो एप्लीकेशन है, जो हम मेथड्स को यूज करेंगे, जो हमारा आउटकम होना चाहिए, ये सब चीजें हम कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो ही डायरेक्टली फाइल करेंगे, हम पहले प्रोविजनल क्यों दें? तो ये जो नया पॉइंट ऐड हुआ है, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओरिजिनल पेटेंटी। कई बार क्या होता है कि लोग आइडियाज को कॉपी कर जाते हैं, तो जो ओरिजिनल क्रिएटर है, जो ट्रू इन्वेंटर है, उसको एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्चुअल में उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजनल एप्लीकेशन वाला टर्म आया है। जिस पर्सन के माइंड में ये आइडिया आया है वो सबसे पहले प्रोविजनल एप्लीकेशन ड्राफ्ट के थ्रू अपने जो सीट है वो बुक करा सकता है बेसिकली। जैसे देखिए ए एंड बी दो लोग हैं, ओके, ए एंड बी दोनों ही एक कुछ न्यू इन्वेंशन के लिए, सेम टाइप के इन्वेंशन के लिए सोच रहे हैं। दोनों ही पर्सन जो है वो एक्स वाई नाम का कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं। ए ने जो अपने मेथड्स हैं वो प्रोविजनल एप्लीकेशन के लिए 1 जनवरी 2000 को अप्लाई कर दी, ठीक है। बी ने कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो 1 जनवरी 2001 में दिया, ओके। तो जो प्रायर डेट होती है हम उसको चूज करते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट। तो प्रोविजन एप्लीकेशन का बेसिक यही काम होता है कि जिसने पहले अप्लाई किया है पेटेंट उसे ही मिलना चाहिए। जैसे देखो वन मोर एग्जांपल सी, इसे हम देखते हैं। ए ने प्रोविजन एप्लीकेशन दिया है 1 जनवरी 2000 को और बी ने प्रोविजन एप्लीकेशन दिया है 1 मई 2000 को, ओके। यह है प्रोविजनल वाला। अब हम कंप्लीट की बात करें तो ए ने अपना जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो 1 दिसंबर 2000 को दिया, लेकिन बी ने अपना जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो 1 जून 2000 को दे दिया, यानी 1 मंथ के अंदर में ही इसने दे दिया अपना कंप्लीट एप्लीकेशन। लेकिन ए ने कब दिया है? ए ने दिया है 1 दिसंबर 2000 को। तो अगर हम कंप्लीट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पेटेंट किसे मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए या बी को मिलना चाहिए? कंप्लीट एप्लीकेशन की डेट को देखोगे तो आप बताओगे कि जो पेटेंट है वो पहले जिसने दिया उसको मिलेगा, यानी कि बी को मिलेगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग। प्रोविजनल एप्लीकेशन इसलिए ही बनाया गया कि जिसने जब ग्रांट ऑफ पेटेंट की बात करेंगे तब हम कौन सी डेट देखेंगे? हम देखेंगे प्रायर डेट, प्रायर डेट, ओके। जिसने पहले प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल किया है, भले ही उसने कंप्लीट एप्लीकेशन बाद में दिया है, लेकिन प्रोविजनल एप्लीकेशन जिसने पहले दिया है पेटेंट उसे ही मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि बी जो है उसने ए के प्रोविजनल एप्लीकेशन को देखा है, फिर उससे कॉपी करके इसलिए उसने 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट एप्लीकेशन बना करके फाइल कर दी। देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो इस तरह के जो इससे क्या होगा, फिर जो ओरिजिनल इन्वेंटर है ए, जिसका ये ओरिजिनल आइडिया था, उसके राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, उसकी मेहनत बेकार होगी और उसकी मेहनत का फल किसी दूसरे को बी को मिल जाएगा। इसलिए ये प्रोविजनल एप्लीकेशन वाला टर्म जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया था कि जिसने प्रोविजनल एप्लीकेशन पहले दी है पेटेंट उसे ही मिलेगा। ओके और इसमें ये टर्म को याद रखेंगे कि 12 मंथ्स के अंदर अगर प्रोविजन भले ही आपने पहले दिया है लेकिन 12 मंथ एक्सपायर हो जाता है तो आपका वो प्रायर डेट जो है वो कैंसिल हो जाता है और आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जिसने अप्लाई किया है, कंप्लीट एप्लीकेशन दिया है, पेटेंट जो है वो उसे ही ग्रांट किया जाएगा। क्लियर? पहले के 2 पॉइंट्स क्लियर है, प्रोविजनल एप्लीकेशन एंड कंप्लीट एप्लीकेशन, और इन दोनों को 12 मंथ्स के अंदर फाइल करना होता है। अब बढ़ते हैं आगे पब्लिकेशन पर। कंप्लीट एप्लीकेशन जब आपने दे दी तब इसको पब्लिश कर दिया जाता है।
पब्लिक डोमेन में दे दिया जाता है अंडर सेक्शन 11A। अब इसमें सेक्शंस को भी याद रखेंगे, कौन से सेक्शन के अंडर पब्लिकेशन होता है, क्योंकि पब्लिकेशन दो बार होती है, एक बार जब आपने कंप्लीट एप्लीकेशन दे दिया तब, फिर एक बार लास्ट में भी होता है हमारा ग्रांटिंग के बाद में। इसलिए सेक्शन याद रखेंगे कि पब्लिकेशन, जो पहला पब्लिकेशन है, जो फर्स्ट पब्लिकेशन है, वो अंडर सेक्शन 11A होती है जब हम कंप्लीट एप्लीकेशन दे देते हैं तब। क्या हो गया, आपने जब कंप्लीट एप्लीकेशन दे दी तो फिर वो पब्लिक डोमेन में चला गया, वो पब्लिश हो गया। अब पब्लिश क्यों किया जाता है? सो दैट अगर किसी भी पर्सन को डाउट है या अगर किसी पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है कि यार ये जो है वो चीज तो ऑलरेडी पेटेंटेड है, इसीलिए इसके तो मैंने ऑलरेडी पेटेंट जो है वो ऑब्टेन कर रखा है, या फिर इससे सिमिलर चीज से रिलेटेड पेटेंट है किसी पर्सन के पास में, तो ये सब चीजें अगर किसी पर्सन को लगती है तो वो यहाँ पर ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। इसे हम कहते हैं प्री ग्रांट ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(1). जो प्री ग्रांट ऑपोजिशन है ये नया टर्म ऐड हुआ था इन 2005, सो दैट ये बाद में जब पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है उसके बाद फिर ये चीज पता चलती है कि मेरे पेटेंट से मिलता जुलता है किसी और दूसरे पर्सन को भी पेटेंट मिला है और उसने मेरे पेटेंट का राइट को इन्फ्रिंज किया, तो इससे क्या होता है, पेटेंट के क्लेम, कोर्ट केसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये प्री ग्रांट ऑपोजिशन वाला जो पॉइंट है ये लाया गया कि आप पहले ही देख लो, क्योंकि हम यहीं पर पब्लिश कर दे रहे हैं। जब कंप्लीट एप्लीकेशन मिल गया तभी इसे पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया जा रहा है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो भैया इसी टाइम बता दो, ताकि बाद के स्टेप्स बच जाए, मेहनत बच जाए, टाइम बच जाए, खर्चा बच जाए, है ना, और कोर्ट केसेस भी बच जाए कि बाद में फिर वो सब इन्फ्रिंजमेंट हो गया, केस हो गया, तो ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट इनिशियल स्टेज पर ही इसको इन्फ्रिंजमेंट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिकेशन होता है अंडर सेक्शन 11A कंप्लीट एप्लीकेशन के बाद में। उसके बाद प्री ग्रांट ऑपोजिशन जो है वो फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 25(1). अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ने ऑपोजिशन सपोज किसी ने फाइल नहीं किया तब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने फाइल कर दिया है तो फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसका जो है एक्सप्लेनेशन दोगे, है ना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन को रिमूव करोगे, और अगर सब चीज यहाँ पर सेटिस्फाई होता है तब हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका पेटेंट वहीं पर रिजेक्ट, कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो ऑपोजिशन किसी ने फाइल किया था वो ऑब्जेक्शन आपने रिमूव कर दिया, वो सारे जो इरेगुलरिटीज थे पेटेंट में वो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 11B। ओके, यहाँ पर भी सेक्शंस को याद रखेंगे। आपने एग्जामिनेशन के रिक्वेस्ट कर दिया। अब जो एग्जामिनर है, जो पेटेंट का एग्जामिनर है, वो उस पूरे एप्लीकेशन को चेक करता है कि आपने सभी, अब क्या चेक करेगा वो यहाँ पर कि 3-4 की किसी कैटेगरी में तो नहीं पड़ रहा है, इसमें नोवेल्टी है या नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें वो चेक करता है। कहीं इससे रिलेटेड जो पेटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, अब यहाँ पर क्या था कि जो पब्लिक था, पब्लिश करने के बाद में वो पब्लिक चेक कर रही थी। अब यहाँ पर जब आपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है तो जो पेटेंट एग्जामिनर है अब वो अपने लेवल पर चेक करता है कि ये जो पेटेंट है कहीं वो फ्रीवोलस तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, सेम टाइप का इन्वेंशन, सेम टाइप का पेटेंट ऑलरेडी ग्रांट तो नहीं हो रखा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर पेटेंट एग्जामिनर चेक करता है। तो ये होता है हमारा रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 11B। रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन होने के बाद में जो एग्जामिनर है वो अंडर सेक्शन 12 फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट चेक करने के बाद में वो सारी चीजें बताते हैं कि हाँ सब चीज सही है नहीं अपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। अगर इसमें कुछ भी इरेगुलरिटीज है ना, अगर इसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट रिमूव करने का जो टाइम है वो इन्वेंटर को दिया जाता है कि इसमें ये कमियां है, ये चीज कंप्लीट नहीं है। तो इन्वेंटर जो है उस चीज को क्लैरिफाई करता है, ठीक करता है, डिफेक्ट्स को रिमूव करता है। उसके बाद में अंडर सेक्शन 43 पेटेंट इज फाइनली ग्रांटेड। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में सभी चीजें सही आ रही है, उसके बाद में पेटेंट जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 43। अब ग्रांट होने के बाद में फिर इसको पब्लिकेशन करवाएंगे 43(2) में। 43(2) में फिर क्या हो रहा है, इसको पब्लिक डोमेन में हम अवेलेबल करा देते कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड पेटेंट जो है वो इस पर्टिकुलर पर्सन को ग्रांट कर दिया गया है। अब ये ग्रांट के बाद में पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और अपोजिशन ग्रांट वो किया जाता है, दैट इज पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(2).
पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(2). अब देखिए यहाँ पर दो ऑपोजिशन है, प्री ग्रांट है हमारा अंडर सेक्शन 25(1) और पोस्ट ग्रांट है हमारा अंडर सेक्शन 25(2). पेटेंट ग्रांट करने से पहले अगर आप अपोजिशन दे रहे हो तो वो अपोजिशन होगा 25(1) में, और पेटेंट ग्रांट होने के बाद में अगर आप अपोजिशन फाइल कर रहे हो तो वो आप फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 25(2) में। ओके, फिर यहाँ पर फिर इसको चेक किया जाएगा अपोजिशन के बाद में, कोई इरेगुलरिटीज है तो वो चेक की जाएगी, और अगर कुछ नहीं है वैसा तो आपका पेटेंट जो है वो फाइनली ग्रांट हो गया अंडर सेक्शन 43। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट कौन से सेक्शन में ग्रांट किया जाता है? सेक्शन 43 में। फर्दर इसमें क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए? पब्लिकेशन वाले पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिकेशन जो है वो दो बार हो रही है, एक बार अंडर सेक्शन 11A एंड सेकेंडली अंडर सेक्शन 43(2) आफ्टर ग्रांट। सिमिलरली अपोजिशन वाला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये भी यहाँ पर दो बार देखने को मिल रहा है, एक प्री ग्रांट और एक पोस्ट ग्रांट। वेरी इजी, वेरी क्लियर, बहुत सिंपल स्टेप्स है। आपको डेफिनेटली ये भी देखते देखते याद हो गया होगा कि कौन से स्टेप के बाद क्या आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अपोजिशन वाले केस में या फिर पब्लिकेशन वाले केस में आपको ये टर्म नहीं लिखा रहेगा, स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, और ये आपको पब्लिकेशन की जगह पे सिर्फ बोल देगा कि सेक्शन 11A, ठीक है, और बता दिया कि FPR होती है, कंप्लीट एप्लीकेशन होता है। अब इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करो। तो 11A में क्या है? पब्लिकेशन है, तो ये पब्लिकेशन जो है वो पहले कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है, फिर पब्लिकेशन होता है, फिर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, ठीक है, क्योंकि पब्लिकेशन और अपोजिशन वाला जो है सेक्शन इसलिए याद रखना है ताकि आप सीक्वेंस में इसको सही तरीके से अरेंज कर सको कि इसमें कौन से टाइप के कौन से वाले एप्लीकेशन की बात हो रही है, प्री वाले या पोस्ट वाले, तभी आप इसको नंबर वाइज अरेंज कर पाओगे। सिमिलरली विद अपोजिशन पॉइंट ऑल्सो, इसमें भी आपको सेक्शन के साथ याद रखना है सो दैट आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कर सको। तो यहाँ पर प्री ग्रांट अपोजिशन की बात हो रही है या फिर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन की बात हो रही है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, किस किस टाइप के एप्लीकेशन जो है वो आप दे सकते हैं। प्रोविजनल एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन, जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि प्रोविजनल में आप ड्राफ्ट दे रहे हो, फिर ड्राफ्ट में जब आपने कंप्लीट उसका प्रॉपर मेथड बता दिया, ठीक है, उसका आउटकम बता दिया, उसका क्लेम बता दिया, उसका एब्स्ट्रैक्ट बता दिया कंप्लीट सही तरीके से, तो वो हो गया हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन। फिर हमारा आता है कन्वेंशन एप्लीकेशन। When an inventor or an applicant files the patent application in IPO, that is Indian Patent Office, और प्रायोरिटी डेट की बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हो based on a similar application filed in the convention countries, then such applications are convention applications. पेटेंट के लिए जो भी कन्वेंशन कंट्रीज है उन सब में इसलिए पीसीटी बना हुआ है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है ना, कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगा। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन ये कहता है कि जितने भी कन्वेंशनल कंट्रीज है जिन्होंने उस कन्वेंशन को साइन कर रखा है, तो अगर आपने इंडिया में फाइल किया अपना पेटेंट और प्रायोरिटी डेट के बेसिस पर इंटरनेशनली जो है वो कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जितने भी कन्वेंशन कंट्रीज है उन सब में जो है आपको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ा उसमें प्रोविजनल एप्लीकेशन के बेसिस पर हम प्रायोरिटी डेट के बेसिस पर पेटेंट ग्रांट करते हैं, तो इसमें ये क्या हो रहा है कि आप जो है वो कन्वेंशनल कंट्रीज में सबसे पहले हो जाओगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, जितने भी कंट्रीज जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है उन पूरे कंट्रीज में कोई भी अगर आपके जो प्रोविजनल एप्लीकेशन है उसके बाद अगर कंप्लीट एप्लीकेशन भी फाइल कर रहा है तब भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एज पर द कन्वेंशन एप्लीकेशन, क्योंकि आपने प्रायोरिटी डेट के बेसिस पर सिमिलर एप्लीकेशन कन्वेंशन एप्लीकेशन भी फाइल कर रखी है। क्लियर? कि इसमें कन्वेंशन एप्लीकेशन सिंपल सी ये चीज है कि जब हम सिर्फ इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं ना तो वो हो जाता है हमारा प्रोविजनल एप्लीकेशन, लेकिन जब आप बाकी सभी कंट्रीज में भी अपना पेटेंट को ऑब्टेन करना चाहते हो तो इसके लिए आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हो। बस इस तरह सा डिफरेंस है प्रोविजनल और कन्वेंशन। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये है हमारा इंटरनेशनल एप्लीकेशन। A PCT application is an international application governed by the Patent Cooperation Treaty
और इसको फर्दर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गवर्न किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट WIPO के थ्रू प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये आप कहाँ अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे आप PCT के थ्रू, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के थ्रू, जिसको हम इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहते हैं। फिर हमारा था डिविजनल एप्लीकेशन। When application made by the patent claims more than one invention, then the applicant on his own files 2 or more application as applicable for each of the inventions. This type of application is divided out of the patent. One is called a divisional application. एक बड़ा पेटेंट है, फिर उसके फर्दर स्टेप्स को भी आपने सेपरेट जो है वो इन्वेंशन कर लिया, पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ। दिस इज कॉल्ड डिविजनल एप्लीकेशन। एक मेन एप्लीकेशन है, फिर उसके जो डिफरेंट स्टेप्स है उसको भी आपने सेपरेटली अप्लाई कर दिया है फॉर पेटेंट, तो ये होता है हमारा डिविजनल एप्लीकेशन। यानी कि पूरा जो पेटेंट है वो सिंगल ही है, लेकिन उसके एक एक स्टेप्स को भी आपने जो है वो अप्लाई कर रखा है। जैसे देखिए, ये जो हमारा मोबाइल फोन है उसमें सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसमें 5G लग रहा है। तो क्या है कि इसको 5G तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जब भी आप 5G वाले जो प्रोसेस तक पहुंच पाओगे। तो अगर एक कंपनी जो 5G बना रही है तो वो सिर्फ 5G के लिए अप्लाई तो कर ही रही है, हमारा हो गया मेन एप्लीकेशन, लेकिन उसने क्या किया, ये जो 1 2 3 4 इन 4 स्टेप से होकर के गुजर रही है, इन 4 स्टेप्स के लिए भी सेपरेट पेटेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिविजनल एप्लीकेशन। एक मेन एप्लीकेशन, फिर उसके छोटे छोटे ब्रांचेस को भी सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू उसमें फाइल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द पेटेंट ऑफ एडिशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो मेन हम क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, पेटेंट को ऐड कर रहे हैं। पेटेंट ऑलरेडी ग्रांटेड है। When an application feels that he has come across an invention which is a slight modification of the invention for which he has already applied, उसने इन्वेंशन के लिए पहले ही अप्लाई कर रखा, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, तो फिर वो क्या करेगा, पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करके उस नई चीज को उसमें ऐड ऑन कर देगा, और उसको उस नई चीज के लिए सेपरेट इन्वेंशन, सेपरेट पेटेंट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेटेंट में वो एडिशन कर सकता है अपने नए इन्वेंटिव स्टेप को। दिस इज कॉल्ड पेटेंट ऑफ एडिशन। ओके, सो दीज आर सम काइंड ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस जिसके थ्रू जो इन्वेंटर है उसको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। फर्दर हमने पढ़ा द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ पेटेंट। ये जो प्रोसीजर है दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस जनरली मोस्टली उसी से फ्रेम होते हैं। एंड सेकेंडली ये टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आपका सब्जेक्ट है और अपने LLB LLM या फिर किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जा रहे हो, तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली समझ आ गया होगा। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.